वेलकम दिशा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आशीष सिन्हा। आज क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट पढ़ा जा रहा हूँ। आप लोगों ने क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ा था कि मैटर के बारे में बताया गया था कि मैटर क्या होता है। मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस दैट हैज़ वॉल्यूम, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। और मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल स्टेट के हिसाब से जैसे मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा स्टेट में और सुपर कूल्ड स्टेट में। ठीक है, तो ये कौन कौन सा फैक्टर होता है जो कि किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को अफेक्ट करता है। सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आप लोग पढ़े थे क्लास 11th में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब हम लोग कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सिंपल टर्म में ये कहते हैं कि दीज आर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑपरेटिंग बिटवीन द इंटरएक्टिंग पार्टिकल। दीज इंटरएक्टिंग पार्टिकल में बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस operating between interacting particles such as atoms, molecules और ions. These are attractive और repulsive forces. लेकिन अब क्या होता है कि जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं तो वो एक जनरल टर्म में यूज होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उसको हम लोग सिंपली अट्रैक्टिव फोर्स भी कह सकते हैं। इसलिए हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जब बोलते हैं देन इट रेफर्स टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? जैसे ये आपका एक पार्टिकल है, ठीक है, तो जो फोर्स इनको बाइंड करता है वही आपका क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तीनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वर्क करता है वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, आउट ऑफ दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, solid has the strongest intermolecular forces. On the other hand, gaseous state is associated with minimum value of intermolecular forces of attraction. तो अब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction, intermolecular force of attraction tend to bring molecules together. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल को एक दूसरे के नजदीक लाता है। यानी जितना स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो होता है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेसिंग होता है वो डिक्रीज करता है। अब क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तीनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज करता है ऑन मूविंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ठीक है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है वो सॉलिड में, अगर सेमेटिकली दिखाए सॉलिड को तो हम ये दिखा सकते हैं सॉलिड को, लिक्विड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, और गैस का मॉलिक्यूल जो होता है एकदम फ्री होता है, उस पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्टिंग्विश करने। नाउ विल स्टडी अबाउट थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्यों अराइज होता है? थर्मल एनर्जी अराइजेस
ड्यू टू मोशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल और आयंस। थर्मल एनर्जी अराइज होता है ड्यू टू मोशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस। जितना ज्यादा ब्रिस्क मूवमेंट होगा उस पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट का जो थर्मल एनर्जी है उसका उतना हाई वैल्यू। ठीक है, ये रिस्पांसिबल होता है किसके लिए? ये रिस्पांसिबल होता है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो रैंडमनेस बढ़ेगा तो इसका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये डिपेंड्स, ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि डिफाइंस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेंपरेचर, यानी जितना हाई टेंपरेचर होगा उस पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट का उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो टेंपरेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ग्रेटर द टेंपरेचर या हायर द टेंपरेचर, ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट फिजिकल स्टेट। थर्मल एनर्जी डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे। तो किसी फिजिकल स्टेट का अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसका थर्मल एनर्जी भी ज्यादा होगा, यानी ग्रेटर द टेंपरेचर ग्रेटर विल बी द थर्मल एनर्जी। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान पे रखना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर हमको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमको थर्मल एनर्जी बढ़ाना होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटाना होगा। उसी तरह अगर लिक्विड को हमको टर्न करना है सॉलिड में तो हमको क्या करना पड़ेगा? थर्मल एनर्जी घटाना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा? ताकि हम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नजदीक ला सकें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी एक्ट अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है। यानी कि जितना ज्यादा थर्मल एनर्जी होगा उतना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। यानी थर्मल एनर्जी बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है डिक्रीज करता है। सॉलिड में अगर हम देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज फार ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इस कारण से इसमें हम कह सकते हैं कि इन सॉलिड स्टेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फार स्ट्रॉन्गर देन थर्मल एनर्जी। ठीक है, इसलिए जो होता है सॉलिड में ऑर्डर अरेंजमेंट होता है और ये लिस्ट रैंडम स्टेट होता है। ये क्या होता है? ये लिस्ट रैंडम स्टेट होता है। ये लिस्ट रैंडम स्टेट होता है। ठीक है, गैस को देखें तो इसमें थर्मल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कि गैस में नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इसलिए गैस कैन मूव एनीवेयर इन द कंटेनर अनलाइक सॉलिड। सॉलिड कैन नॉट मूव। ठीक है, तो इसमें जो है मोस्ट रैंडम स्टेट होगा, इसमें एंट्रोपी मैक्सिमम होगा। एंट्रोपी आप लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़े थे क्लास 11 में कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस एसोसिएटेड विद द सिस्टम। तो सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड टू गैस जाते हैं तो रैंडमनेस इंक्रीज करता है। इसका अर्थ है कि गैस स्टेट हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंडमनेस या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, एंड सॉलिड since solid has the ordered arrangement therefore it has the least value of entropy। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगा एंट्रोपी का और नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। इसलिए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, गैस कैन मूव एनीवेयर इन द कंटेनर या गैस कैन ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस प्रेजेंट इन द कंटेनर अनलाइक सॉलिड। ये डिफरेंस है, दिमाग में रखना है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों स्टेट इंटरकन्वर्टिबल होता है और हम देख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से गैस की तरफ जाएंगे तो घटेगा, लेकिन थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बताया कि थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है। अब क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल को एक दूसरे के नजदीक लाता है और थर्मल एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर ले जाता है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स में ऑर्डर अरेंजमेंट आएगा और थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो उसमें डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बढ़ेगा।